हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 क्लास 10th ज्योग्राफी का लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो हम डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, सर्विसेज यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। मटेरियल जैसे कि कोई भी पेन, पेंसिल, मोबाइल, ये सारे के सारे मटेरियल होते हैं। सर्विस जैसे कि टीचिंग, आपको पढ़ा रहे हैं टीचर्स, और आप बैंक में जा रहे हैं, वो काम पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं, वो सारी हमारी सर्विसेज में आती हैं। तो हम लोग वेरियस मटेरियल्स और सर्विसेज को यूज़ करते हैं डेली अपनी लाइफ में। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं, वो हमें बिल्कुल ही आसपास मिल जाती हैं, और कुछ के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत होती है, काफ़ी दूर दूर से आती हैं। कुछ गुड्स को जो चाहिए होता है वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की ज़रूरत होती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन। तो जो गुड्स हैं, मतलब सामान है, सर्विस है, वो खुद तो मूव करती नहीं है, उनको कोई चीज़ चाहिए होती है मूव करने के लिए। तो हमारी जो मूवमेंट होता है, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उससे होता है। जैसे कि हमारी बसेस हो गई, ट्रेन्स हो गए, एयरप्लेन्स हो गए, और वाटरवेज में शिप्स हो गए, इन सब की हेल्प से मूव करता है। तो इसमें एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो वही इसमें है कि हम लोगों की जो स्पीड है और कितना टाइम लगेगा, पेस कैसी है, वो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। जो एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फास्ट डेवलपमेंट के लिए। मतलब अच्छा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए अगर हमें देश का डेवलपमेंट चाहिए, किसी भी चीज़ का, किसी रीजन का, किसी देश का, या किसी इंडस्ट्री का, किसी भी चीज़ का आपको डेवलपमेंट चाहिए ना, तो आपके जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होने चाहिए। तो मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आर अर्थ। और ये जो गुड्स और सर्विसेज मूव करते हैं वो मेजर 3 डोमेन्स हैं हमारे अर्थ के। क्या क्या हैं? लैंड, वाटर और एयर, इनमें ही मूव करते हैं। तो हमें ये जो डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्स में आप लोग बना सकते हैं इसमें कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, तो आप एक एरो ही बना दीजिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम लोग के जो लाइफ लाइन है हमारी इकोनॉमी की वो क्या है, तो आप फटाफट से बनाइए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फिर एक एरो में लैंड, वाटर, एयर। जो ये डायग्राम है ना, इसको एज इट इज़ अच्छे से कर लीजिए, अपने एग्जाम की कॉपी में बना के आइएगा, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ये देख लेते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम लैंड पे जाएं तो रोडवेज हो गई, जो हमारे रोड पे चलते हैं, हमारे व्हीकल्स चलते हैं, बसेस चलती हैं, ट्रक्स चलते हैं, रेलवेज जो हमारी ट्रेन है, और पाइपलाइंस। पाइपलाइंस से क्या होता है कि पाइप बिछा दिए जाते हैं, उससे हम लोग वाटर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पाइप में, और हम लोग ऑयल भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। स्लरी मतलब कोई चीज़ जो सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गैस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम लोग पाइपलाइंस के थ्रू। अब वाटर, वाटर में क्या होता है, 2 तरीके के में आ जाता है, इनलैंड और ओवरसीज। अब इनलैंड वाटर क्या होता है, जो नदियाँ होती है ना, हमारी नदियाँ हो गई, बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स हो गए, बहुत बड़े बड़े तालाब हो गए, उसमें भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम बोट का यूज़ करते हैं। तो वो वाला जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम इनलैंड बोलते हैं। और ओवरसीज मतलब जो हमारे समुद्र होते हैं, जो हमारा ओशन होता है, उसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम ओवरसीज ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एयर में भी अगर हम लोग 2 पार्ट करके देखें तो एक होता है डोमेस्टिक एयरवेज और एक होता है इंटरनेशनल एयरवेज। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है जो हमारे ही देश के अंदर का हो, वो वाला एयरवेज होता है। और इंटरनेशनल तो मतलब जैसे कि एक देश से, मान लीजिए इंडिया से फ्लाइट जा रही है यूएसए या ऑस्ट्रेलिया, तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक में एक दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली कोलकाता जा रहे हैं, इस टाइप से वो हो जाएगा डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक के भी 2 पार्ट आप कर सकते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस। पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब होता है, देखिए जहाँ भी किसी कंपनी के आगे अगर पब्लिक लग जाए तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। अब जैसे आईओसीएल मान लीजिए, ओएनजीसी मान लीजिए, इंडियन रेलवेज मान लीजिए, ये क्या है, गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयूज हैं। तो पब्लिक अंडरटेकिंग्स का मतलब होता है ये कंपनी गवर्नमेंट के अंडर आती है। प्राइवेट एयरलाइंस मतलब जैसे कि जो प्राइवेट बिजनेसमैन्स होते हैं ना, वो लोग इसको हैंडल करते हैं। अब जैसे कि आपने सुना होगा विजय माल्या का केस, जेट एयरवेज थी उनकी, तो वो प्राइवेट एयरलाइन थी। इस तरीके के हम लोग की एयरलाइंस भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। अब आगे देखते हैं इसमें हम लोग ऊपर पैराग्राफ में क्या क्या बोला गया है, कि मतलब आज का जो वर्ड है वो बहुत ही बड़े विलेज में, एक बहुत ही बड़े गांव में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि हमारा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। ट्रांसपोर्ट की वजह से हम लोग एक सामान दूसरी जगह बहुत ही ज़्यादा आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसलिए क्या है कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। मतलब ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक सामान को दूसरी जगह पहुँचाना, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं जो ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ आप तक पहुंच पा रहा है, इसलिए ये भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ट्रेड का मतलब होता है कि आप गुड्स को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। मतलब गुड्स का मतलब होता है कोई भी सामान हो सकता है आपका, किसी सामान को आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे मुनाफा कमा रहे हैं, तो वो चीज़ होती है ट्रेडिंग।
तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपने मतलब मोटिव्स को अचीव करने के लिए, जो वो करना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए ये तीनों चीज़ें एक दूसरे की हेल्प करती है। इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिंक है पूरे वर्ल्ड के साथ, मगर क्या है, इंडिया का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब एक रीजन तो इतने ज़्यादा माउंटेन्स है, तो दूसरे रीजन में आप देखेंगे रेगिस्तान है, तीसरे रीजन में आप देखेंगे कि जंगल ही जंगल है, एक रीजन आइलैंड का है। तो इसलिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कई तरीके की लिंग्विस्टिक अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी सारी, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, बंगाली, पंजाबी, सिंधी और कोंकणी, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सोशो कल्चरल प्लुरैलिटी है, मतलब कल्चर बहुत ज़्यादा अलग अलग है हर रीजन का। फिर रेलवेज़, एयरवेज़, वाटरवेज़, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट एक्सेट्रा, इस तरीके के हम लोगों के वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं। और अपने कम्युनिकेशन का क्या क्या हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया, तो इतने सारे हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। ये तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम यूज़ करते हैं। तो फिर अब इसमें तो पूरे में यही है, अब हम आगे देख लेते हैं। हाँ, फिर यही आगे बता रहे हैं कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो है वो पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होता था, एक बहुत ही कम जगह पे सिमटा हुआ होता था, क्योंकि बहुत कम स्पीड हुआ करती थी। जब से रेलवेज़ आया, हाई स्पीड ट्रेन्स आए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, इससे ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। और अब हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज बन गया है, एक जगह की न्यूज़ दूसरी जगह बहुत ही मतलब सेकेंड्स के अंदर ही पहुँच जाती है। तो फिर आगे बताते हैं कि जो डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का या कम्युनिकेशन का, उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है, मतलब उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है स्पीड का होना। मतलब जो ट्रेड है और जो मतलब जो भी इकॉनमी बढ़ रही है, ट्रेड बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, वो स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यही वाली चीज़ें सारी की सारी इसमें यही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा इतना कुछ इसमें है नहीं कि कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट वाली जो चीज़ें, स्पीड हमारी बढ़ गई है, इसकी वजह से हमारा डिस्टेंस कम हो गया है, यही सब है इस पूरे में। तो ट्रांसपोर्ट को देखते हैं रोडवेज़ में। अब इसमें रोडवेज़ में बताते हैं कि इंडिया जो है उसका वर्ल्ड का बहुत मतलब वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में इंडिया आता है। इंडिया का जो रोड नेटवर्क है, मतलब सड़कों का जो घनत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, और पूरे वर्ल्ड में भी इसका काफ़ी अच्छी रैंक पे ये आता है। तो अगर हम लोग सब कुछ मिलाएं तो अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर है रोड नेटवर्क इंडिया में। और अगर अब हम लोग देखें कि रोडवेज़ जो है उसने जो मतलब रेलवे से बस वो थोड़ा सा ही पीछे है, बहुत ज़्यादा रेलवे से कोई कम नहीं है रोडवेज़ भी। इसमें फिर आगे बताते हैं कि वो मतलब टक्कर देता है रोडवेज़ को भी मेंटेनेंस में, और इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है रेल ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, वो हम देखेंगे। पहला ये है कि कंस्ट्रक्शन जो है कॉस्ट, इसकी रोड्स बनाने की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू रेलवे लाइन्स। रेलवे लाइन्स बिछाने में ज़्यादा पैसा लगता है, रोड्स बिछाने में कम पैसा लगता है। फिर दूसरा रीज़न है कि जो रोड है वो कहीं पर भी मतलब आराम से बनाई जा सकती है। कोई अगर मान लो बहुत ज़्यादा पहाड़ भी हैं, ऐसा रीजन है जहाँ पर मतलब जंगल हैं, तो मतलब अगर आप रेलवे लाइन बनाएंगे तो आपको ज़्यादा एरिया को मतलब ज़्यादा जंगल काटने पड़ेंगे, या फिर आप पहाड़ों में रेलवेज़ नहीं बना सकते, वो वायबल ही नहीं है, रोड्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाती है, जहाँ पर रेलवेज़ नहीं बन पाते, रोडवेज़ आराम से बन जाते हैं। तो ये भी एज है रोड्स का। रोड जो है वो फिर आगे बताते हैं, रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप एंड एस कैन ट्रैवर्स माउंटेन्स सच एज हिमालयाज। तो पहले वही, ये सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट ना ऑलमोस्ट सेम सा है। कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, मतलब जो अजीब सी टोपोग्राफी होती है उसमें बन सकते हैं। थर्ड में भी यही है कि जो माउंटेन्स हैं और ख़राब एरियाज़ हैं उनमें भी इसको बनाया जा सकता है। रोड जो है, रोड ट्रांसपोर्ट वो इकोनॉमिकल है, क्योंकि इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। और इसका एक ये इंपॉर्टेंस है कि मतलब अगर आप लोगों को कम लोगों को लेके जाना है और छोटे सामान को लेके जाना है तो भी रोड नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पास में आपको सामान ले जाना है, लोगों को भी कम जाना है और सामान भी छोटा है, तो इसलिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है रोडवेज़। और रेलवेज़ तो बहुत ज़्यादा पास के लिए फिर बहुत बड़ी रेल होती है, इस वजह से इस तरीके से हमें बताया गया है कि रोड इसलिए भी हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब आपको जिस जगह जाना है उसी जगह पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वो पहुंचा देती है। फिर उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। ये एक लिंक भी प्रोवाइड करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, मतलब आपको स्टेशन पे जाना है तो भी आप रोड से निकल के जाएंगे, आपको एरोप्लेन लेना है, मतलब एरोप्लेन में जाके आपको ट्रैवल करना है तो भी आप रोड से ट्रैवल करेंगे, सी पोर्ट्स पे जाना है, जहाज़ में जाना है तो भी आप रोड से ही ट्रैवल करेंगे। तो सारे के सारे जो नेटवर्क्स हैं बाकी दूसरे, उनको रोडवेज कनेक्ट करता है।
फिर ये बताते हैं कि जो हमारे इंडिया के नेशनल हाईवेज़ हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे देश के जो रोड्स हैं उनके डेवलपमेंट में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नेशनल हाईवेज़। तो इसमें हमें और भी ज़्यादा चीज़ें दिखाते हैं कि क्या क्या किस किस टाइप की रोड्स बनाई गई हैं हमारे देश में। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था काफ़ी ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें हमें कनेक्ट किया था हमने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को दिल्ली से, मतलब सारी की सारी जगह दिल्ली से और आपस में कनेक्टेड थी। ये 6 लेन सुपर हाईवे था, मतलब 6 सड़कें थी एक ही एरिया में, लगातार 6 लेन सुपर हाईवे बनाया गया था जो कनेक्ट करता था। फिर आगे में बताते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स भी बनाए गए, और फिर जो लिंक करता था श्रीनगर और कन्याकुमारी को, मतलब नॉर्थ से लेकर के पूरा साउथ तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाए गए। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया गया जिसमें सिलचर तक था असम में, और पोरबंदर गुजरात। ये सारे के सारे इन्हीं प्रोजेक्ट के पास से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और सुपर हाईवेज़ के। और ये सारे किसने बनाए? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, NHAI ने। अब नेशनल हाईवेज़ के बारे में हमें बताया गया। पहले हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़ थे, 6 लेन सुपर हाईवेज़ थे। अब हम नॉर्मल जो हमारे हाईवेज़ होते हैं हमारे शहरों में उनके बारे में देखते हैं। नेशनल हाईवेज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंक की तरह काम करते हैं हमारे देश में। वो प्राइमरी रोड सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनको मेंटेन किया जाता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा, CPWD। PWD के बारे में काफ़ी सुना होगा ना आप लोगों ने, कि रोड्स बनाते हैं। तो जो नेशनल हाईवेज़ बनाते हैं वो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD बनाते हैं। और नंबर ऑफ़ मेजर नेशनल हाईवेज़ जो हैं वो रन करते हैं नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में हमारी कंट्री में। और हिस्टोरिकल जो शेरशाह सूरी मार्ग है वो पड़ता है नेशनल हाईवे नंबर 1 पे, जो कि जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर को। और आपको पता होगा या नहीं, आई डोंट नो, मैं बताती हूँ कि दिल्ली से अमृतसर ये जो ये वाला है ना शेरशाह सूरी मार्ग है, तो पाकिस्तान से भी आगे अफगानिस्तान वाले रीजन तक जाता है शेरशाह सूरी मार्ग। मतलब जब पहले ये शेरशाह सूरी रहा था उसने बनवाया था ये। फिर हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बॉक्स वाली चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान के पढ़िया करिए। तो इसमें हमें बता रहे हैं कि नेशनल हाईवे 7 जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है, और जो ट्रेवर्स करता है, मतलब पास करता है 2369 किलोमीटर की लेंथ का ये हाईवे है, नेशनल हाईवे 7। और ये जोड़ता है वाराणसी और कन्याकुमारी को। और बीच बीच में क्या क्या पड़ता है? जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई और दिल्ली और मुंबई का जो है, मतलब नेशनल हाईवे 7 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा है। और फिर नेक्स्ट हमें बताते हैं कि दिल्ली और मुंबई जो है वो कनेक्टेड हैं किससे? नेशनल हाईवे 8 से। और जो नेशनल हाईवे 15 है वो पूरे, मतलब काफ़ी बड़े एरिया के राजस्थान को कवर करता है। अब हमारे आते हैं स्टेट हाईवेज़। जो स्टेट हाईवेज़ होते हैं वो क्या होते हैं? जो स्टेट की जो रोड्स होती हैं ना, किसी भी स्टेट में वेरियस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं उन सारे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स को जो है वो कैपिटल से, उस स्टेट की कैपिटल से लिंक करता है, जोड़ता है, तो वो होते हैं हमारे नेशनल हाईवेज़। ये रोड्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, मेंटेन की जाती हैं स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में। डिस्ट्रिक्ट रोड जो होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को उस डिस्ट्रिक्ट के उस ज़िले के बाकी सारे प्लेसेस से जोड़ता है, और इसको मेंटेन किया जाता है ज़िला परिषद के द्वारा। और बाकी दूसरी रोड्स होती हैं जैसे कि रूरल रोड्स होते हैं, जो गांव की सड़कें होती हैं, जो लिंक करती हैं गांव के एरियाज़ को, विलेजेस को शहरों से, और उनको मतलब क्लासिफाइड अंदर दिस कैटेगरी, मतलब जो दूसरी सड़कें होती हैं जो गांव से शहर को जोड़ रही होती हैं वो अदर रोड्स की कैटेगरी में आती हैं। ये रोड्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस दी गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। और इस स्कीम में क्या था? स्पेशल प्रोविज़न था कि हर विलेज जो है कंट्री का उसको लिंक किया जाएगा उसके पास के मेजर बड़े टाउन से, और ऐसी रोड बनाई जाएगी जो ऑल सीज़न मोटरेबल रोड हो, मतलब हर सीज़न में जिस रोड पे से मोटर व्हीकल जैसे कार, बाइक्स वगैरह निकाले जा सकें। तो हम लोगों को ये मतलब नेशनल हाईवेज़ का दिया हुआ है। स्टार्टिंग में ये देखिए जो येलो येलो वाला है, ये देखिए ट्रायंगल टाइप का बन रहा है ना, अच्छे से देखिए यहाँ से जा रहा है, आप ये गुजरात वाला रीजन देखिए, फिर दिल्ली, फिर यहाँ से कोलकाता, फिर कोलकाता से चेन्नई, और फिर चेन्नई से यहाँ पे हमारा मुंबई। तो ये पूरा का पूरा रीजन इस तरीके से जुड़ रहा है, इसको गोल्डन कॉरिडोर है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ये देखिए जो डार्क रेड से में है ना, श्रीनगर जो उरी वाला रीजन है, फिर वहाँ पे हमारा कन्याकुमारी तक जोड़ रहा है। फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो हमारा यहाँ से देखिए पोरबंदर से लेकर के कहाँ तक? पूरा सिलचर तक जा रहा है असम में। फिर नेशनल हाईवे विद नंबर, फिर ये जो है जो बाकी जो हल्के रेड में है, लाइट रेड में जो है, ये हमारे बाकी नेशनल हाईवेज़ हैं।
अब आगे देखते हैं, एक और रोड हमारी क्लासिफिकेशन बचता है रोड का, वो आता है हमारा बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स वो होते हैं जो हमारे देश के बॉर्डर एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर बनाए जाते हैं, उनको बॉर्डर रोड्स कहते हैं। और कौन मेंटेन करता है इनको? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है, एक पीएसयू है। ये बॉर्डर की रोड्स को कंस्ट्रक्ट करती है, मेंटेन करती है। जैसे कि कंट्री, हमारे देश का बॉर्डर नेपाल के साथ है, तो वहाँ पर जो रोड बनाएगी वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। पाकिस्तान के साथ जो है, बांग्लादेश के साथ जो है, दूसरे देशों के साथ जो भी हमारी लगी हुई बॉर्डर्स पे रोड्स होती हैं, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उन्हें बनाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो काम है वो रोड्स को जो बॉर्डर एरियाज़ में हैं उनको डेवलप करना है, सारे के सारे एरियाज़ में, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज़। और ये वाली जो रोड्स होती हैं जो बॉर्डर एरियाज़ में होती हैं, मतलब इनकी जनरली हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं ना हमारे देश के, वो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट टेरेन्स में पड़ते हैं, पहाड़ी इलाकों में है मतलब मोस्टली। तो इसमें क्या है कि इन रोड्स को मेंटेन करने का काम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये काम करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और किस रोड का डेवलप होना किसी भी मतलब उस एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखिए फिगर में हिली ट्रैक्ट, मतलब कैसे कैसे पहाड़ होंगे और किस तरीके से इसमें रोड काट के बनाई हुई है। तो रेलवेज़ तो यहाँ पर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए एज होता है रोड्स का रेलवेज़ के ऊपर। फिर नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, मतलब किस तरीके से, देखिए पूरी बर्फ़ जमी हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अब इसमें और बताते हैं कि रोड जो है उनको क्लासीफाई किया जा सकता है उनके जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर भी, जैसे कि मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड। मेटल रोड वो होती है जिसमें हम लोग सीमेंट, कंक्रीट, कोल, बिटुमेन वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उसको हम लोग मेटल रोड कहते हैं। और ये पूरे हर ऑल वेदर रोड होती है, मतलब बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में भी ये ख़राब नहीं होती है। अनमेटल रोड जो होती है वो मिट्टी विट्टी की बनी होती है सिर्फ, तो जब बारिश आती है तो बहुत पूरी सड़क ख़राब हो जाती है, तब उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइप की रोड होती है अनमेटल्ड रोड। अब रोड डेंसिटी क्या होती है, मतलब रोड कितनी ज़्यादा किसी एरिया में रोड्स हैं वो होती है रोड डेंसिटी। तो लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज़ नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स, कि एक रोड की कितनी लेंथ है। अगर हम 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को देखें तो मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो रोड्स हैं उनकी कितनी लेंथ है और कितनी रोड्स हम लोग को मिलती हैं, वो बताती है हमारी डेंसिटी ऑफ रोड्स। डेंसिटी का मतलब है घनत्व, जैसे कि हाँ समझ ही गए होंगे अब तक तो आप। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री, तो मतलब रोड जो है वो बिल्कुल एक जैसी नहीं है पूरे देश में, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। जैसे शहरों में अच्छी रोड्स होती हैं, गांव में नहीं होती कंपैरेटिवली इतनी अच्छी। तो डेंसिटी जो है रोड्स की वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। इसमें हमें बताते हैं कि 12.14 किलोमीटर जो है रोड की डेंसिटी कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में है। और केरला में कितनी है, 517.77। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है देखिए, मतलब 500% से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। ये हमारा डाटा कब का है, 31 मार्च 2011 का, मतलब लगभग 8-7 साल पुराना डेटा है ये। फिर इसमें मतलब नेशनल एवरेज जो है रोड डेंसिटी का हमारे देश में वो है 142.66 किलोमीटर, ये भी 31 मार्च 2011 का डेटा है। रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडिया का जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और उसमें हम लोगों को इम्प्रूवमेंट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर क्या मतलब बताते हैं कि कीपिंग इन व्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स द रोड नेटवर्क इज़ इनएडिक्वेट, मतलब जितने ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं, जितना ट्रैफिक ट्रेवल करता है, उसके अगर बेसिस पे हम देखें तो रोड नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा मतलब कमी है हमारे देश में रोड्स की। हाफ जो रोड है हमारे देश में ऑलमोस्ट वो तो अनमेटल्ड है, कच्ची रोडें हैं और वो रेनी सीजन में बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। नेशनल हाईवेज़ भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी हालत में नहीं है, गड्ढे हो रखे हैं, देखे होंगे आपने कितनी सड़कों में कितने गड्ढे रहते हैं, उसकी वजह से कितने एक्सीडेंट्स होते हैं पूरे देश में। फिर आगे हम ये कहते हैं कि मोर ओवर द रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज़ एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली का ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है, और फिर हाई मतलब वहाँ पे जो फ्लाईओवर्स बने हुए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेस वगैरह काफ़ी पुराने भी हो गए हैं। फिर अब इन रिसेंट ईयर्स फास्ट डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क हैज़ टेकन प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। फिर आगे बताते हैं कि रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है रोड के नेटवर्क का हमारे देश में। तो अब हम रेलवेज़ और बाकी वाला पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।